Hello students, welcome to the part 2 of Solid State. Welcome to the channel of Transition Career Solutions. So आज हम लोग क्या करने जा रहे हैं? Today we are going to do the second part of NCERT analysis, crystal lattice and unit cell. मैं आप लोगों को फिर से बोल रहा हूँ कि जो लोगों ने मेरी Solid State का लेक्चर नहीं देखा है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया। वो देखने के बाद अगर आप एनालिसिस करते हैं तो ज़्यादा बेटर है, या फिर किसी को सॉलिड स्टेट आता है तो आने के बाद ये एनालिसिस देखिए, देन इट विल हेल्प इमेंसली। जिन लोगों को ये चैप्टर नहीं आता है मैं बोलूंगा कि डायरेक्ट एनसीईआरटी एनालिसिस देखने की भूल मत कीजिए। पहले चैप्टर को देख लीजिए, उसके बाद एनालिसिस में आइए, जो आपको बेटर वे में गाइड कर पाएंगे। सो टुडे आइए, आज हम लोग इस चीज का एनालिसिस कर रहे हैं। अगर आपका एक ब्रशअप मैं करना चाहूं तो ये हम लोग जानते हैं कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम कितना होता है, एससीसी में कितना होता है। हेलो हेलो, हाँ तो बोलो। ठीक है, बीसीसी में एंड एफसीसी में 4 होता है, ये बेसिक हमारा क्लियर है। हाँ, उसके बाद अब हम लोग एनालिसिस करने जा रहे हैं। आइए क्या लिखा है। You have must notice when tiles are placed to cover a floor, a repeated pattern is generated if after setting tiles on the floor we mark the point at same location in all the tiles, center of the tiles, and see the marked position only ignoring the tile we obtain the set of point. This set of point is scaffolding on which the pattern has been developed by placing tiles. ठीक है, ये कुछ टाइल्स के बारे में बता रहे हैं कि कैसे करके वो प्लेस होता है और हम लोग कैसे कैसे उस चीजों को समझते हैं। ये कुछ नहीं, ये क्रिस्टल लैटिस के बारे में बात हो रहा है, विच वी हैव ऑलरेडी डन। ठीक है, ये क्रिस्टल लैटिस के बारे में बात हो रहा है, जिस तरह हमने वर्क किया है। तो यहाँ पर मॉलिक्यूल के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, क्या क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है, तो यहाँ पर कोई भी ऐसा लाइन नहीं है जो हमें जानने की जरूरत है। ठीक है, 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन लैटिस पॉइंट, इसी चीज को यहाँ पर डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है इस जगह पे। एक क्या है, देयर आर 2 अरेंजमेंट, वन अरेंजमेंट इन इज रेगुलर रेगुलर सीन एंड अदर अरेंजमेंट इज इन क्या है। ठीक है, अगर आप ये दोनों को देखिएगा तो दोनों एक रेगुलर पैटर्न फॉलो कर रहा है। ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल इक्वल है, और ये देखिए ये एक पैटर्न फॉलो कर रहा है। फर्स्ट 4, देन 3, देन अगेन 4, देन 3, देन 4, सो डायगोनल। तो यहाँ पर ये क्या लिखा है, आइए। अ 2 डायमेंशनल latticed, hypothetically 2 dimensional crystal obtained to place motifs in 2 dimensional lattice. What do you mean by motifs? हेलो, हाँ सार्थक बोलो। इतना लेट, हम रात में ही मैसेज किए थे बाबू। ठीक है, क्लियर है। 2 डायमेंशनल लैटिस आ हाइपोथेटिकल 2 डायमेंशनल क्रिस्टल ऑब्टेन बाय प्लेसिंग मोटिव्स इन 2 डायमेंशनल। मोटिव्स क्या होता है, ये एक रिपीटेड पैटर्न होता है, उसको क्या बोलते हैं, मोटिव बोलते हैं। ऊपर में लिखा हुआ है रिपीटिव। तो ये देखिए, ये एक मोटिव है, ये एक मोटिव है। तो याद रखिएगा मोटिव्स का मतलब क्या होता है। इसके ऊपर क्वेश्चन आया नहीं है, मगर हो सकता है कभी नीट के ऊपर आए कि विच ऑफ इज द मोटिव्स। तो मोटिव्स क्या होना चाहिए, जो एक रेगुलर अरेंजमेंट, मान लो कोई इस तरह फॉलो करता, तो ये तो रेगुलर अरेंजमेंट नहीं हुआ, बीच में कुछ भी ये रह गया। ठीक है, तो दिस इज नॉट मोटिव। मोटिव क्या होगा, जो रिपीटेड पैटर्न को एक फॉलो करेगा। इज इट ओके? हेलो, नो। In case of solid, space lattice is a three-dimensional array of points. The crystal structure is obtained by associating structural motifs with a lattice point, मतलब हर कॉर्नर में each repeated basis। देखो क्या बोल रहा है, each repeated basis। और मोटिव, मोटिव कुछ भी नहीं है। मोटिव एक आपका रिपीटिव फंडामेंटल है जो सेम पैटर्न को फॉलो करना चाहिए, बस और कुछ भी नहीं है। वर्ड को आज से याद रख लो। ठीक है, environmental of each motif is same throughout the crystal except on the surface। क्या बोल रहा है, the environment of each design is same throughout the crystal except on the surface। हो सकता है कि सरफेस पे उसका डिजाइन अलग हो, मगर अंदर का जो पैटर्न है वो सेम रहेगा। तुम किसी भी सॉलिड को देख लो ना, अगर हम किसी सॉलिड को ले रहे हैं तो ऊपर से हम लोग उसके ऊपर जो भी डिजाइन कर दे, कुछ भी कर दे, मगर अंदर में जो उसका स्ट्रक्चरल फंडामेंटल रहेगा वो आपका क्या रहेगा, सेम रहेगा। इज इट ओके? अब आइए, ये पॉइंट को एकदम मत भूलिएगा, ये एमसीक्यू करके आता है आपका। क्वेश्चन बोर्ड्स में भी आता है, बोर्ड से तो ये चैप्टर भी हट गया है, और नीट में भी रहता है, जेई में।
following are the characteristic of crystal lattice. Each point of the lattice is called lattice point और lattice site. अब बोलेगा क्या बता रहे सर, ये तो हम लोग को मालूम ही है, फिर भी each point in the crystal lattice represent one constituent particle which may be atom, molecule और ions. समझ में आ रहा है? अरे वही चीज हम लोग ऐसे बनाते थे, तो किसी भी पॉइंट में क्रिस्टल बनाया हमने, ठीक है, मेरा ड्राइंग तो आप लोग जानते हैं कितना खराब है, फिर भी ठीक है, हर एक पॉइंट में क्या बोल रहा है, या तो ये एटम होगा, या तो ये मॉलिक्यूल होगा, या तो ये आयंस होगा. इज इट ओके सर? चलिए, नो नेक्स्ट. Lattice point are joined by straight line to bring about the geometry of the lattice. अगर आपको किसी भी स्ट्रक्चर अगर जानना है, तो उसके अंदर जो भी पॉइंट है उसको हम लोग क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं, और कनेक्ट करने के बाद जो स्ट्रक्चर आता है उसे क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ दैट लैटिस. ज्योमेट्री का मतलब स्ट्रक्चर होता है. वी नीड ओनली ए पार्ट ऑफ स्पेस लैटिस ऑफ अ क्रिस्टल टू स्पेसिफाई क्रिस्टल कंप्लीटली. इस पॉइंट को अच्छे से इसे कॉपी करके रखिएगा, इसका एमसीक्यू ऑलरेडी आया हुआ है. स्मॉल पार्ट ऑफ द स्पेस लैटिस ऑफ अ क्रिस्टल टू स्पेसिफाई क्रिस्टल कंप्लीटली इज कॉल्ड. आपका ऑप्शन में क्या है, क्रिस्टल लैटिस, यूनिट सेल. बात समझ में आ रहा है? तो ये जो वर्ड है एनसीईआरटी का, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, इसके ऊपर थोड़ा सा वर्क कर लेना, ठीक है. अरे हम लोग तो सभी जानते हैं, हम लोग तो ये सब पढ़ चुके हैं. एनसीईआरटी एनालिसिस में जो वर्ड यूज किया हम लोग उसके ऊपर वर्क कर रहे हैं, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये एनालिसिस नीट के लिए मतलब वरदान है. One can choose unit in many ways. Normally that cell has chosen with a perpendicular side, shortest length. क्या बोल रहा है, आदमी किसी वे से भी चूज कर सकता है, कोई परपेंडिकुलर साइड से, शॉर्टेस्ट लेंथ से. वन कैन कंस्ट्रक्ट द इंटायर क्रिस्टल बाय ट्रांसलेशनल डिस्प्लेसमेंट, किस तरह से वो फॉर्म हो रहा है, ठीक है. यूनिट इन 3 डायमेंशन को ये सब की जरूरत नहीं है. मूवमेंट ऑफ अ यूनिट सेल ऑफ अ 2 डायमेंशनल लैटिस टू कंस्ट्रक्ट द इंटायर क्रिस्टल स्ट्रक्चर, ये सब बता रहा है. जो एमसीक्यू रहेगा इस जगह से है. Unit cell have a shape such that this fill the whole lattice without leaving the space between them. आइए सर जी. Unit cell have shapes such that these fill the whole lattice point without leaving the space between the cell. क्या बोल रहा है, यूनिट सेल हैव शेप्स, ठीक है, कि यूनिट सेल हम लोग छोटा सा बनाते हैं, ठीक है, such that this fill the without lattice without leaving the space between the cell. बोल रहा है कि इस तरह से फिल होता है कि कोई स्पेस भी बीच में नहीं छोड़ता है. सबका अपना अपना कैरेक्टरिस्टिक है. स्पेस तो कुछ ना कुछ किसी में जो बचता है उसी से तो हम लोग पैकिंग एफिशिएंसी निकालते हैं, मगर यहाँ पर बता रहे हैं वो पूरा जगह को वो ऑक्यूपाई कर लेता है. आइए यहाँ पर बता रहा है एक साइड ए है, एक साइड बी है, एंगल बिटवीन दिस आर. अब इसके बाद जो है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आओ, ये हमारे बोर्ड्स के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मगर नीट और इसके लिए काफी इंपॉर्टेंट है ये. नो, अब ये लोग एक आपको फंडामेंटल शो कर रहे हैं, ठीक है, कि ये देख लो, ये दो साइड इक्वल है, एंगल 60 डिग्री है, ये ए बी अनइक्वल है, एंगल 90 डिग्री है. ये सब स्ट्रक्चर बता रहे हैं. ये एक पार्ट निकला यूनिट सेल, वी नो दिस थिंग, ठीक है. पॉसिबल यूनिट सेल इन 2 डायमेंशन, ओके. नाम क्या है वो हम लोग के लिए ज्यादा मैटर करता है. अ पोर्शन ऑफ 3 डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिस एंड इज यूनिट सेल इज शोन, ठीक है. 3 एज ले लिया यहाँ पर, ए बी सी, वी नो दिस थिंग, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन इन अल्ट्रा डिटेलिंग. ये एक एंगल अल्फा बीटा गामा है, ठीक है. अब हम लोग आ रहे हैं, तो यूनिट सेल का कितना पैरामीटर होता है, 6 पैरामीटर. एमसीक्यू आता है, यूनिट सेल हैज हाउ मेनी पैरामीटर्स. ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 8, ठीक है. क्या आंसर है दिस? हेलो, अब सुन लो, अब जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं मुझे उसका आंसर बताओ. हाउ मेनी पैरामीटर डज सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल हैज? 2, क्योंकि ए बी सी तीनों इक्वल होगा, तो ये एक आ जाएगा ए,
और ऑल थ्री एंगल इक्वल होगा तो एक ही एंगल आएगा। सर जी, किसी का क्लियर नहीं है तो बोलिए। हाँ, वहां पे दो होगा। देखो, यूनिट सेल इज अ कैरेक्टराइज्ड बाय सिक्स पैरामीटर्स, ए बी सी अल्फा बीटा गामा। मगर कहीं पर कोई चीज इक्वल हो रहा है तो वो तो एक सिंगल पैरामीटर हो जाएगा ना। मगर ऐसे याद रखना, यूनिट सेल का 6 पैरामीटर है। ठीक है। यूनिट सेल कितने टाइप में है? प्रिमिटिव यूनिट सेल, जिसको हम लोग सिंपल यूनिट सेल भी बोलते हैं। ठीक है। सेंटर्ड यूनिट सेल दो टाइप का होता है, एक प्रिमिटिव होता है, एक सेंटर्ड। सेंटर्ड के अंदर कौन आ रहा है आपका? बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड, एंड सेंटर्ड। आओ, देख लोगे काफी डिटेल में मैंने बताया है। ठीक है। हम लोगों ने ऑलरेडी किया है। तो बॉडी सेंटर में क्या होता है, यहां पर हम लोग इस चीज को लिख देते हैं। कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन कितना है? 1/8 ऑफ एन एटम। बॉडी 1, फेस हाफ, एज 1/4। अब जो निकालना है, यहाँ पर एंड सेंटर बोल रहा है। एंड सेंटर में क्या हो रहा है? वन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट एट द सेंटर एंड एनी टू अपोजिट फेसेस वन प्रेजेंट द कॉर्नर। तो देखते जाएंगे आगे। ये हम लोग कर चुके हैं, मेरे लेक्चर में काफी डिटेल में है। ठीक है सर जी। अब आइए। अब ये जो है ना, ये नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्कूल वगैरह के एग्जाम में आपको नहीं मिलेगा, मगर यहाँ अब यहाँ पर क्या बता रहे हैं, बोले क्यूब क्या होता है? ए बी सी इक्वल टू अल्फा बीटा गामा इक्वल टू 90 डिग्री। अब बोलेगा सर क्या पढ़ा रहे हैं? ये सब हम लोग को मालूम है। तो ये हमारा क्लियर है। ठीक है। टेट्रागनल क्या होता है ये वहां पर ऑप्शन में है। अगर तुम आविष्कार तुम लोग के पास जो बुक है उसमें अगर मुझे भेजोगे व्हाट्सएप, तो तुम लोग देखोगे ये सब भी क्वेश्चन मिलेगा आप लोगों को। टेट्रागोनल क्या है? टेट्रागोनल क्या है बताइए। ठीक है। ऑल थ्री साइड्स आर क्या है? अनइक्वल, एंड ऑल एंगल इक्वल टू 90 डिग्री। आइए, यहाँ पे सब कुछ लिखा है। ठीक है। ओके। टू साइड इक्वल, थर्ड नॉट इक्वल, ऐसा है क्या? आइए देखते हैं। यस, ये दोनों देखने में इक्वल लग रहा है, ए इक्वल टू बी बट नॉट इक्वल टू सी, एंड ऑल एंगल इक्वल टू। तो ये हमारा ड्राइंग है। ठीक है। हमें सिर्फ सात के बारे में जानना है। ऑर्थोरोम्बिक, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक। बच्चों मैं फिर से एक बात बोल रहा हूँ, दिस इज द नॉलेज बेस्ड कंसेप्ट, सो आपको याद रखना होगा। क्या है उसका चार्ट? हमारा इस जगह दिया है। ठीक है। ऑर्थोरोम्बिक क्यूबिक के अंदर तीनों चीज आता है, प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड। ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल, ऑल एंगल इक्वल टू 90 डिग्री। इसका एग्जांपल क्या है? ये आपको याद रखना होगा। बोर्ड्स में नहीं आता है मगर नीट में पूछता है। जिंक ब्लेंड्स, ठीक है, शोज व्हाट टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम? क्यूबिक। ठीक है। प्रिमिटिव क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, फेस सेंटर्ड क्यूबिक। इज इट ओके? ऑर्थोरोम्बिक क्या होता है सब में? ठीक है। ऑल एंगल, ऑल थ्री साइड्स आर नॉट इक्वल, ऑल एंगल इक्वल टू 90 डिग्री। और इसके अंदर क्या है? दीज आर द एग्जांपल। देखिए, डॉक्टर बनना है ना तो थोड़ा मेहनत करना। आप बोलेगा सर इतना ये इतना ये, तो थोड़ा सा डॉक्टर बनने के लिए तो आप लोग बात समझ रहे हैं ना सर जी, थोड़ा सा तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना होगा ना। क्योंकि डॉक्टर को तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना ही है। दे कैन दे ऐसा नहीं है कि बस मशीन के साथ उनको वर्क करना। नो, दे विल वर्क विद द लिविंग ह्यूमंस, सो दे आर वेरी डेलिकेट। सो काफी अच्छे से उनको पढ़ के यहाँ पर जाना होगा। तो जो सिलेबस है आपको बहुत अच्छे से एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने बता दिया है कि एनसीईआरटी से है। सो एनसीईआरटी का कुछ भी नहीं छोड़ना है। हेक्सागोनल, आप सुनो, हेक्सागोनल से प्रिमिटिव में आता है। देखो हम लोगों ने क्या किया था, पहले इस चीजों को समझो। तो हम लोगों ने क्यूबिक, इसके आगे हम लोगों का सिर्फ क्यूबिक के ऊपर तीन चीज है, एससीसी, बीसीसी, एफसीसी। इसीलिए सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल बोलते हैं, सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। मगर यहां पर मगर यहां पे ये बता रहे हैं कि टेट्रागोनल में भी सिंपल होता है। तो अगर वो होता तो क्या होता? सिंपल टेट्रागोनल
यूनिट सेल, तो उसका नाम क्या हो जाता? एसटीसी। आ रहा है समझ में? बॉडी सेंटर्ड टेट्रागोनल यूनिट सेल, जो हमारा अभी नहीं है, हायर क्लासेस में है, बैचलर्स में है, ठीक है, नीट और इसमें नहीं है, मगर हमें याद रखना होगा। ऑर्थोरोम्बिक, ऑर्थोरोम्बिक के अंदर प्रिमिटिव, बॉडी, फेस एंड तीनों है, मगर टेट्रागोनल के अंदर सिर्फ प्रिमिटिव एंड बॉडी है, फेस सेंटर टेट्रागोनल में नहीं होता है। क्यों नहीं होता, ये हमारा काम नहीं है। हेक्सागोनल में सिर्फ प्रिमिटिव होता है, रोम्बोहेड्रल एंड ट्राइगोनल में सिर्फ प्रिमिटिव होता है। हेक्सागोनल का स्ट्रक्चर क्या है? दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। अगर किसी एग्जाम में अगर पेपर थोड़ा टफ करना होगा, लोगों को थोड़ा सा डराना होगा, तो यहां से आएगा। तो टफ तो नहीं है, हमें तो पहले से भी मालूम है यहाँ पर क्या होने वाला है। इज इट ओके? ठीक है। इसका देख लो, सीनाबार। सीनाबार उस दिन कौन मुझसे पूछ रहा था सीनाबार क्या होता है? आप ही लोग में से कोई? जीएस मैंने बोला भी था। क्लियर एकदम? अब आइए, मोनोक्लिनिक एंड ट्राइक्लिनिक। मोनोक्लिनिक प्रिमिटिव एंड सेंटर। मोनोक्लिनिक में ऑल थ्री साइड्स आर अनइक्वल, टू एंगल इक्वल टू 90 डिग्री, वन इक्वल टू नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। ये आपको भी दिख रहा है क्या लिखा है? ठीक है। सो हमारा जो यहाँ पर डायग्राम बनाया गया है, उसे 7 क्रिस्टल सिस्टम, याद रखना कितना क्रिस्टल है यहाँ पे? 7। इसको किसने एक्सप्लेन किया है? ठीक है। इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? अ फ्रेंच मैथमेटिशियन known as Bravais, जिसने showed that there are only 14 possible three-dimensional lattice, and these are called Bravais lattice. These are called Bravais lattice. कितना है क्रिस्टल? कितना है? कितना क्रिस्टल है? हेलो सर जी, 7 है। 7 है। कितना क्रिस्टल सिस्टम है? 7 है। अच्छे से सुनो। मगर पॉसिबिलिटीज कितना है? 14। कितना है? मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, मैं पूरा क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा। दीज आर कॉल्ड ब्रेविस लैटिस। अब आप बोलेगे 14 कैसे है? यहाँ क्यूबिक के अंदर कितना है? 3 है। प्रिमिटिव, बॉडी एंड फेस। इसके अंदर कितना है? 2। इसके अंदर कितना है? 4। हेक्सागोनल में 1 1, कितना हो गया देखो तो? 3 2 5 एंड 10 11। यहाँ पर कितना आ गया है? 11। और यहाँ कितना है सर सब मिला के? 3। तो 11 प्लस 3 कितना होता है? तो यहाँ पर क्रिस्टल सिस्टम हमारा, ठीक है, 7 क्रिस्टल सिस्टम्स है, मगर 14 थ्री डायमेंशनल लैटिस है। मतलब 7 क्रिस्टल सिस्टम है, इसके अंदर क्यूबिक के अंदर और 3 है, टेट्रागोनल के अंदर 4 है। बात समझ में आ रहा है ना? तो अगर कभी पूछता है हाउ मेनी क्रिस्टल सिस्टम्स आर देयर, याद रखिएगा 7, डोंट राइट 14। बट हाउ मेनी थ्री डायमेंशनल लैटिस? 14। हाउ मेनी ब्रेविस लैटिस, अगर पूछता है ब्रेविस लैटिस कितना होता है, तो कितना होता है? 14। मगर अगर क्रिस्टल बोलता है कितना होता है, तो 7। डोंट गेट कंफ्यूज, कॉपी कर लीजिएगा इसे। इज इट ओके और शैल आई एक्सप्लेन वंस अगेन? ठीक है। देखो ना, कुछ एमसीक्यू वगैरह खोल के बैठो, देखो बहुत चीज मैच होता रहेगा आपका। अब आते हैं, यूनिट सेल ऑफ 14 टाइप्स ऑफ ब्रेवियस लैटिस। प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर, फेस सेंटर, ये मैं एक्सप्लेन नहीं करने जा रहा, हम लोग जानते हैं हर एक एटम में 1/8 पार्ट है। ठीक है। उसके बाद देखो, ये मेरा क्यूब का दिखा रहा है, ये मुझे हेक्सागोनल का शो कर रहा है। ठीक है। मोनोक्लिनिक डिफरेंट डिफरेंट शो कर रहा है, किसके अंदर क्या एंगल होता है नहीं होता है, वो आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। यू जस्ट रिमेंबर दिस चार्ट, यू विल एबल टू आंसर द मैक्सिमम क्वेश्चंस। ठीक है। ट्राई क्लिनिक लैटिस, ऑल आर अनइक्वल, 90, सब ऊपर लिखा है, सब ऊपर लिखा है। अब हमारे सिलेबस में क्या है? ओनली क्यूबिक पार्ट। कौन सा पार्ट है हमारे सिलेबस में? ओनली क्यूबिक पार्ट। तो हम लोग किसके बारे में डिस्कस करेंगे? क्यूबिक पार्ट के बारे में। क्यूबिक पार्ट में बता रहे देयर आर ओनली 1/8 ऑफ एन एटम। हमने काफी डिटेल में एक्सप्लेन किया, जो भी लोग रिकॉर्डिंग देख रहे हैं मैं फिर से बता रहा हूँ। आपका नॉलेज जो मैंने पहले दिया है, उसका लिंक नीचे आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, पहले उसको देख लो, तब यहाँ पर एनसीईआरटी एनालिसिस के लिए आप लोग आओ बच्चों। ठीक है। 1/8
A primitive cubic unit cell has been depicted in three different ways. Each small sphere represent only the center of the particle occupying the position and not its actual size. Such structures are called open structure. The arrangement of particles are easier to follow in open structure, depicts space filling representation of the unit cell with actual particle size, shows the actual portion of this. In all, since each cubic unit cell has 8 atom in its corner, the total number of open, ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, ओपन स्ट्रक्चर. प्रिमिटिव यूनिट सेल इज डिपिक्टेड इन थ्री डिफरेंट वेज. ईच स्मॉल स्फीयर रिप्रेजेंट ओनली द center of the particle occupying is not actual. Such structure are called open structure. So these are what, open structure, जहां पर हम लोग एटम्स को अपने तरह से एक इमेजिनरी प्लेस कर सकते हैं. कितना नंबर ऑफ एटम है, वन एटम. मैं ये और डिटेल में नहीं आ रहा हूँ, ये ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है. ठीक है, आप लोगों ने आंसर भी कर दिया था. बॉडी सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड टू एटम्स है. ये देखने से हमें ओपन स्ट्रक्चर में समझ में आ रहा है कि ये कॉर्नर में है. ओपन स्ट्रक्चर आपको ये नहीं बता रहा कितना पार्ट है, ये हमें मालूम है कि 1/8 पार्ट है, हम सिर्फ उसको डिपिक्ट कर रहे हैं. ठीक है, तो पहला नंबर ए क्या है, देखो ऊपर में लिखा है, अच्छे से इसे समझो. पूछता है, डायग्राम देके भी पूछ सकता है. ए क्या है, ओपन स्ट्रक्चर. क्लियर है. बी क्या है, स्पेस फिलिंग मॉडल, जिससे हमको मुझे समझ में आएगा कहां पर क्या स्पेस खाली है, जिससे हम लोग एफिशिएंसी निकालते हैं. और ये जो मैंने ड्राइंग दिखाया था, ये क्या है, द यूनिट सेल विद पोर्शंस ऑफ एटम एक्चुअली बिलोंग टू इट. ये देखिए, ये आपको पता चल रहा है कि किसमें क्या एटम है. तो याद रखिएगा, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है. दिस इज नोन एज ओपन स्ट्रक्चर एंड दिस इज नोन एज स्पेस फिलिंग मॉडल. दिस इज नोन एज स्पेस फिलिंग मॉडल एंड दिस इज द यूनिट सेल वेयर द एक्चुअल पोर्शन हैज बीन सीन. क्लियर है सर जी. देखिए यहाँ पर फिर से दिया है ओपन स्पेस फिलिंग. तो जब एनसीईआरटी में कुछ दिया हुआ है तो इसका मतलब कि क्वेश्चन तो आने का बहुत हाई चांसेस है. टू एटम्स होता है, ये तो क्लियर है ना. बीसीसी में, बीसीसी में हमने क्या देखा था, कॉर्नर्स पे एटम होते हैं एंड बॉडी पे होते हैं. कॉर्नर्स का कंट्रीब्यूशन क्या है, 1/8 पार्ट ऑफ एन एटम. 8 कॉर्नर्स है, बॉडी में 1 है, तो 1 + 1 कितना होता है, 2 होता है. अब आइए, अब हम लोग आते हैं फेस सेंटर्ड में. किस में आते हैं, फेस सेंटर्ड. अब फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, और वही कहानी स्टार्ट है. फेस एफसीसी में क्या होता है, एफसीसी में कॉर्नर प्लस फेस. कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/8, 8 कॉर्नर होता है. फेस का कंट्रीब्यूशन हाफ, 6 फेस होता है. ये 1 + 3 कितना हो गया, 4 एटम्स. इज इट ओके और शैल आई एक्सप्लेन वंस अगेन. चलिए, थैंक यू. ये कौन सा मॉडल है, ओपन स्ट्रक्चर. ये क्या है, स्पेस फिलिंग. ठीक है, और ये क्या है, एक्चुअल पोर्शन ऑफ एटम बिलोंगिंग. ये क्या है, फिर से बोल रहा हूं, ओपन स्ट्रक्चर. ये क्या है, स्पेस फिलिंग. हाँ बोलिए. किस में, क्यूबिक में एंड सेंटर का अरेंजमेंट था. आइए यहाँ देखिए. ठीक है, ये सब जितना भी हमारा सॉ में फाइंड किया गया है ना, ये सब नेचर के थ्रू हम लोग को मिला है और उसके थ्रू हम लोग काम किया. देखिए, नेचर, जिंक ब्लेंड जिसे जिंक फाइड भी बोलते हैं, ये सब सब ओर्स है. तो नेचर में जो हमें मिला ना, उसमें देखा गया कि यहाँ पर एंड सेंटर का फॉर्मेशन क्यूबिक में नहीं है, क्योंकि वो स्टेबल स्ट्रक्चर फॉर्म नहीं कर पा रहा है. बस इससे ज्यादा हमें अभी नहीं जानना है. ठीक है, ये सब जितना भी हमें सॉलिड स्टेट का मिला, सब नेचर में जो मिला है उसको लेके हम लोग वर्क कर रहे हैं. सर जी, क्लोज पैक स्ट्रक्चर. हमने क्लोज पैक स्ट्रक्चर में क्या देखा है, ये हमने ऑलरेडी किया था. ये 1 डायमेंशन है. कितना है इसका नियरेस्ट नेबर, कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ तो कितना है, 2. एकदम करेक्ट. ये देख लीजिएगा, द नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर ऑफ अ पार्टिकल इज कॉल्ड इज कोऑर्डिनेशन नंबर. सो जो भी है, अगर आप यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड करना चाहते हो, तब किसी भी पार्टिकल, ये कंटिन्यूएशन है.
ये कंटिन्यूएशन इस तरह से ये चलता जा रहा है। तो अगर आप इसे भी देखोगे तो कितना स्फेयर है बगल में दिस। अब ये स्फेयर के बारे में स्टार्टिंग में क्या बोला, इट कैन बी एटम, इट कैन बी मॉलिक्यूल, इट कैन बी आयंस, है ना। क्लोज पैकिंग टू डायमेंशनल में दो ही टाइप का होता है, एक स्क्वायर प्लेनर होता है और एक क्या होता है हमारा हेक्सागोनल। एक क्या है हमारा स्क्वायर प्लेनर और एक हमारा क्या है हेक्सागोनल। ये भी हमने काफी डिटेल में पढ़ा है। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ दिस 6, ठीक है। हाँ 4 और 6। अब यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे हैं कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, ठीक है। ये स्क्वायर पैकिंग 2 क्रिस्टल होता है। ये बता रहे हैं कि ए बी होता है ये, मतलब ये देखिए, इन ईच अरेंजमेंट स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट रो इज कॉल्ड ए, पहला रो क्या है ए है, एंड सेकंड रो इज कॉल्ड बी। when third row is placed adjacent to the second in a staggered manner, sphere are aligned with those of the first layer, hence this layer is also of a type। क्या बोल रहे हैं, ए बी ऐसा चल रहा है, ठीक है। तो जब ऐसा चलता है तो क्या मिलता है हमें, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, ठीक है। अगर आप चाहो तो फिर से एक बार चेक कर सकते हो। देख लो, ऑल आर इक्वल ए। तो अगर ऑल में ए है तो क्या होगा, स्क्वायर बी ए। तो ये भी तो एक टाइप का मोटिव्स है ना, रेगुलर पैटर्न है ना ये, ठीक है। एक अरेंजमेंट है ना। मोटिव में क्या होता है, लैटिस पॉइंट लेके अरेंज किया जाता है। यहाँ पर हम लोग ये देख रहे हैं, ये देखो, ये बी है ये ए है, या किसी को भी मान लो ये ए है ये बी है। तो इस तरह का अगर ए बी का अरेंजमेंट रहेगा तो ये क्या देगा, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। इसी का इतना हिस्ट्री ज्योग्राफी दिया है, पढ़ सकते हैं। यहाँ पर जो इसका निष्कर्ष है, जो इसका एनालिसिस है वो ये है बस। It can be seen this layer there is some voids, empty space. These are triangular in shape. The triangular voids are of two types. In one row the apex of triangle are pointed upwards and next is downwards। क्या बोल रहा है यहाँ पे, बोल रहा है कि आप टू डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में आपको वॉइड्स मिलेगा, ठीक है। ये वॉइड्स का शेप क्या है, लिख लो इसको, ट्राइंगुलर शेप, ऐसे ही जिस तरह मैं कर रहा हूं। बस ज्यादा बुद्धि नहीं लगाना है, डॉक्टर बनना है वहां जाके बुद्धि लगाना है। अभी बस हम लोग का जो काम है उसके ऊपर वर्क करना है। तो ये क्या है, ये हमारा ट्राइंगुलर इन शेप है। क्या ट्राइंगुलर इन शेप है, जो वॉइड्स क्रिएट हो रहा है, किसमें क्रिएट हो रहा है, टू डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में। टू डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में द ट्राइंगुलर वॉइड्स आर ऑफ टू टाइप, ठीक है। In one row the apex is pointing upward and in next layer downward। चलिए देखते हैं उसको। अब आइए, ये अपवर्ड डाउनवर्ड क्या कर रहा है ये लोग। ये ट्राइंगल दिख रहा है, हेलो सर जी, ये ये ट्राइंगल दिख रहा है। तुम बी का ट्राइंगल देखो, अपवर्ड के तरफ है पॉइंट। अब इसी का ए का देखो जो बी के साथ कनेक्टेड है, ये डाउनवर्ड की तरफ है। देखो इसका पॉइंट नीचे का तरफ है, ये देखो ना, ये पॉइंट नीचे है। तो उसी चीज को समझा रहा है कि यहाँ पर जो वॉइड्स है वो कितने टाइप्स का, वो ट्राइंगुलर वॉइड्स है और उसमें कितना टाइप है, दो टाइप है। एक वॉइड्स अपवर्ड जा रहा है और एक वॉइड्स डाउनवर्ड जा रहा है। इस पे क्वेश्चन अभी तक आया नहीं है मगर हो सकता है दिस ईयर। सो हम लोग को कोई भी लाइन नहीं छोड़ना है, एवरी लाइन इज इंपॉर्टेंट ओवर देयर। सो कौन सा लाइन से क्या क्वेश्चन ले लेंगे, हो सकता है आप बोलेगा नहीं सर पेपर तो एकदम सिंपल क्वेश्चन आता है सॉलिड स्टेट से एंड डायरेक्ट, वो जो एनसी आपने पढ़ाया है उसी से हो जाएगा, एनसीईआरटी एनालिसिस भी नहीं करना होगा। यू नेवर नो कि कब एक नया क्वेश्चन आपके सामने प्रकट हो जाएगा एनसीईआरटी से निकाल के। सो डोंट टेक रिस्क, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू ट्राई टू डू इन अपेयरिंग, क्योंकि अपेयरिंग में सबसे हाई चांसेस रहता है नीट क्रैक करने का, सबसे हाई चांसेस। अब फ्रेशर लोग 85% नीट को क्रैक करते हैं।
सो देखिए, अब आइए, अब अच्छे, दीज आर ट्रायंगुलर इन शेप। कौन सा ट्रायंगुलर इन शेप है? एससीपी का वॉइड्स। ठीक है, देयर आर टू टाइप ऑफ ट्राइंगल, वन इज पॉइंटिंग अपवर्ड एंड नेक्स्ट लेयर इज डाउनवर्ड्स। अब हम लोग के लिए बहुत सिंपल हो गया, अब हम लोग बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, एक अपवर्ड है, एक डाउनवर्ड है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्लोज पैकिंग इन 3D। काफी कुछ यहाँ पर इंग्लिश लिखा है। ठीक है, ऑल रियल स्ट्रक्चर्स आर थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर, दे कैन बी ऑब्टेन बाय स्टैकिंग दिस। अब हम लोग 3D में आ रहे हैं। 3D क्या होता है? जिसमें 3 एक्सिस होता है, एक्स वाई जेड। अब यहाँ पर हम लोग को यूनिट सेल के बारे में बताया जा रहा है। यहाँ पर क्या बोल रहा है? ऑल लेयर आर ऑफ ए, मतलब सब, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है। देखिए 3 एक्सिस मिल गया हमें, एक्स वाई जेड जो भी आप मान लो। सो लैट इज द सिंपल क्यूबिक इंडस्ट्रियल, इट इज अ प्रिमिटिव क्यूबिक। थ्री डायमेंशनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर कैन बी जनरेटेड बाय प्लेसिंग वन ओवर अदर। क्या बोल रहे हैं? थ्री डायमेंशनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर कैन बी जनरेटेड बाय प्लेसिंग वन ओवर अदर। ऑब्वियसली एक लेयर को दूसरे लेयर के ऊपर प्लेस करते जाइएगा तो 3D आ जाएगा। अब ये लोग सबसे पहले बात कर रहे हैं प्लेसिंग सेकेंड लेयर ओवर द फर्स्ट लेयर। ओके आशी, अब आप अगर इसको अच्छे से देखोगे थोड़ा सा, ठीक है, चश्मे लगाने की जरूरत नहीं है मेरे तरह, मगर अगर नॉर्मल वे में आप देखोगे, इस लेयर को देखो और इस लेयर को देखो, इसको क्या किया गया है? एक के ऊपर एक को मर्ज किया गया है। आप देखो, आपका जो डार्कर है उसको आप नीचे ले लो और लाइटर वर्जन को ऊपर रखो। ये मैंने बहुत डिटेल में क्लास में भी एक्सप्लेन किया आप लोगों को ऑफलाइन में। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है? ये 3D के बारे में बात कर रहा है। 3D के बारे में क्या बात कर रहा है? एक क्लोज पैक के ऊपर एक और क्लोज पैक। ठीक है, किसके ऊपर? ए के ऊपर एक और ए। मगर प्लेस कैसे किया जा रहा है? ए के ऊपर जो प्लेस हो रहा है, मान लो ये ए है, ठीक है, अब इसके ऊपर एक और प्लेस किया जा रहा है, तो हम लोग उसको किस तरह से प्लेस कर रहे हैं? वी आर प्लेसिंग लाइक एक्सटेंडेड वर्जन फ्रॉम दिस साइड। मगर ये दोनों का लेयर सेम है, ये ठीक है, मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया। क्लियर है कि और डिटेलिंग चलूं? ठीक है, तो जो अनकॉमन वॉइड्स है, अनकॉमन वॉइड्स है, उसे क्या बोलते हैं? टेट्राहेड्रल वॉइड्स। क्या है? अनकॉमन। देखो ना, टी क्या है? नीचे वाले के लिए एम्प्टी है मगर ऊपर वाले के लिए एम्प्टी नहीं है। देखो टी ऊपर वाले के लिए, नीचे वाले के लिए नहीं है कुछ भी। मगर ये जो ओ है, ये एकदम कॉमन वॉइड्स है। ठीक है, ये ओ क्या है? कॉमन वॉइड्स है। क्या है? कॉमन वॉइड्स। तो जो भी आपका 3D का जो लेयर बनता है उसके अंदर जो वॉइड्स होता है उसे क्या बोलते हैं? एक टेट्राहेड्रल होता है, एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होता है। और 2D के अंदर जो हेक्सागोनल में होता है वो ट्रायंगुलर शेप में होता है, एक अपवर्ड होता है और एक डाउनवर्ड होता है। टेट्राहेड्रल वॉइड्स बिकॉज अ टेट्राहेड्रन इज फॉर्म। क्यों इसको टेट्राहेड्रल बोलते हैं? अगर आप इसको क्लोजली देखिएगा, ठीक है, तो इसका क्या स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा? टेट्राहेड्रन। कैसे करेगा वो भी हम लोग अभी देखेंगे। When the center of four spheres are joined, they have shown the mark T. One such voids has been shown. Oh, एकदम आराम से देखो, ये देखो कितना स्फेयर चाहिए? 4। तभी तो ये अनकॉमन आ रहा है, तभी तो ये अनकॉमन आ रहा है। तो कितना चाहिए? 4 चाहिए। और यहाँ पर जो ये वॉइड्स है, ये स्ट्रक्चर क्या बनाता है? टेट्राहेड्रॉन। इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? टेट्राहेड्रल वॉइड्स। क्या बोलते हैं? टेट्राहेड टेट्राहेड्रल वॉइड्स में कितना स्फेयर यूज होता है फॉर अ सिंगल टेट्राहेड्रल वॉइड्स? 4 स्फेयर्स। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, ये इसको 20 से इसको हटा के शो करा, देखो ये खाली जगह है, इसको ऐसे करके बनाओगे टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगा। बस याद रखो, ये देखने की जरूरत है। ऑक्टाहेड्रल के लिए कॉमन वॉइड चाहिए, तो 3 नीचे में 3 ऊपर में, कितना स्फेयर यूज हो रहा है सर? ये 3 को हटा के दिखा रहा है कि देखो इसके अंदर ना ऑक्टाहेड्रॉन स्ट्रक्चर फॉर्म कर।
कुछ नहीं चाहिए। ठीक है। कितना स्फेयर टेट्राहेड्रल होल या स्पेस एम्प्टी स्पेस के लिए होता है? 4। ठीक है। व्हाई इट इज टेट्राहेड्रल? बिकॉज फॉर्म एम्प्टी स्पेसेस फॉर्म द टेट्राहेड्रॉन स्ट्रक्चर। इसमें कितना है? 6 है। ठीक है। आगे बढ़ूं? आप लोगों को वर्कशीट दिया था ना मैंने सॉलिड स्टेट का? ठीक है। तो उसमें, हाँ, उसमें हमने सम्स भी किया था। क्लोज पैक स्ट्रक्चर अगर n होगा तो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल क्या होगा? n होगा। और ये क्या होगा? 2n होगा। ये यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहा है जो हमें समझ जानने की जरूरत थी। सच voids are surrounded by 6 sphere are called octahedral. One such void is separately the number of these two types of voids upon the close packing, ये हमें याद करा रहा है। उसके बाद फिर नीचे में बता रहा है कैसे करके। हमें नहीं जानना है। ये न्यूमेरिकल्स बताने का कोशिश कर रहे हैं जो हम ऑलरेडी आपको न्यूमेरिकल्स का डिटेलिंग कर चुके हैं, मगर फिर भी ये एक्सप्लेन कर दूंगा एक बार। अगर नंबर ऑफ स्पेयर्स n है तो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी n होगा। नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड क्या होगा? 2n होगा। कोई, सो नंबर ऑफ क्लोज पैक इफ n, सो ऑक्टाहेड्रल भी n होगा और टेट्राहेड्रल क्या होगा? 2n होगा। इस पे वर्कशीट भी मैं एक डाल दूंगा आप लोगों के लिए कि आप लोग सम्स वहां पर देख पाए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख लीजिएगा बच्चों। ठीक है। कवरिंग टेट्राहेड्रल वॉइड्स, बुद्धि ज्यादा नहीं लगाना है। यहाँ पर बता रहा है कि ये बी का एक पैटर्न है, फिर ए का पैटर्न है, फिर बी का पैटर्न है, फिर ए का पैटर्न है। ठीक है। तो हमें मालूम है कि टेट्राहेड्रल अनकॉमन वॉइड्स होता है। उस चीजों को यहाँ पर दिखाया जा रहा है जिसमें एक स्ट्रक्चर बनता है उसका टेट्राहेड्रॉन, जिसके वजह से उसे टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बोलते हैं। ठीक है। कोई बुद्धि नहीं, यहाँ पर हो गया हमारा काम। ठीक है। दिस sort of arrangement of atoms are found in many crystal like magnesium and zinc. This is important. SCP का जो स्ट्रक्चर यहाँ पर फॉर्म हो रहा है ये ज्यादातर कौन दिखाता है? कॉपी कर लोगे इसको, मैग्नीशियम एंड जिंक। तो यहाँ का जो की पॉइंट है जो आने का चांसेस है वो ये जगह है। अब हमें ऑक्टाहेड्रल के बारे में बता रहा है। ये है, ये सी है, इसमें ऐसा पैटर्न हो रहा है। ठीक है। ऑक्टाहेड्रल में 8 एटम्स होता है यहाँ पे। ठीक है। कोई जरूरत नहीं है। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हम लोग यहाँ से निकालेंगे। द स्ट्रक्चर इज कॉल्ड सीसीपी। ओके। तो मतलब ऑक्टाहेड्रल में स्ट्रक्चर सीसीपी या एफसीसी। मेटल सच एज कॉपर एंड सिल्वर क्रिस्टलाइजेस इन दिस स्ट्रक्चर। सो कौन सा स्ट्रक्चर? याद रखिएगा, एबीसी। एबीसी समझ में आ रहा है? ए अलग है, बी भी अलग है, सी अलग है, फिर रिपीट हो रहा है। अगर एबीसी एबीसी है तो कौन सा फॉलो होगा? एकदम लिख लो इसको, एबीसी और फिर से एबीसी रिपीट होगा। तो ये क्या देगा? सीसीपी और एफसीसी। ये नॉलेज बेस्ड है। और इसका एग्जांपल हमें बोल सकता है कि एबीसी एबीसी कौन सा शो करेगा? तो कॉपर एंड सिल्वर। ठीक है। और एससीपी क्या होगा? जहां पे ए बी ए बी होगा। समझ में आ रहा है? अगर ए बी सी हो जाएगा तो वो सीसीपी एंड एफसीसी है, उसका एग्जांपल है कॉपर एंड सिल्वर। और अगर ए बी होगा तो ये क्या होगा? एससीपी होगा। और इसका एग्जांपल क्या है? मैग्नीशियम एंड जिंक। ठीक है। देखोगे तुम लोग ये क्वेश्चन भी आप लोगों का जो एमसीक्यू है वहां दिखेगा। फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड एंड नंबर ऑफ voids filled. Either CCP or SCP, two type of voids are generated, while the number of octahedral void present in the lattice is equal to number of close. वही बात बोल रहा है कि अगर उसमें नंबर ऑफ एटम 1 होता है सीसीपी में, ठीक है, तो ऑक्टाहेड्रल में भी क्या आएगा? 1 एटम। वही चीज यहाँ पे एक्सप्लेन किया जा रहा है। और टेट्राहेड्रल में ट्वाइस दिस नंबर। अगर टेट्राहेड्रल होगा तो 2 एटम्स हो जाता। ठीक है। सार्थक, तुमको इश्यू हो रहा था, क्लियर है अब? ठीक है। ये दो सम सिंपल है, देख लेना, बताया गया है, पढ़ाया गया है। ठीक है। आज इवनिंग में ऑफलाइन है, कोई डाउट्स होगा पूछ लेना उस टाइम। ये वही चीज है जो मैं सम्स अभी बताया हूँ। बैंकिंग एफिशिएंसी 100% डन इन डिटेल इन माय लेक्चर विच इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ठीक है। आप देख सकते हैं। किसी को कोई डाउट्स है कि 74% कहाँ से आया है एफसीसी का? तो बोलिए, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ।
क्लियर है ना, मतलब ऐसे ही नहीं, रिकॉर्डिंग हो रहा है इसलिए नहीं कि सर अगर नहीं समझ में आया तो हम समझा देंगे। ठीक है। आविष्कार, आपकी तरफ से एक्नॉलेजमेंट नहीं आ रहा है। तो बोला। चलो, थैंक यू सौम्या, कन्वे करने के लिए। बीसीसी 68%, ठीक है। अरे ये सब क्वेश्चन ना सब करेगा, क्योंकि ये तो कैलकुलेशन है ना, यहाँ तो कंसेप्ट है, तो ये सब क्वेश्चन ना सब बच्चा लोग करके जाएगा। मगर जो नॉलेज बेस्ड है ना वो सब करके नहीं जाएगा, तो कंपटीशन वहां पे हो जाता है। ठीक है। वैल्यू और कितना एम्प्टी स्पेस है वो याद रखना है। तो माइनस कर लेंगे तो एम्प्टी स्पेस आ जाएगा। दादा यूनिट सेल मोने आचे, मुझे तो मालूम है ना कि हम जैसे कंसेप्ट बेस में आएंगे मेरा स्पीड में एनालिसिस हो जाएगा। याद है ना, ये मैंने डेंसिटी बताया था, z इंटू एम, ये बताया था, एन ए इंटू ए क्यूब। ठीक है। क्लियर है। ये अगर ए इज इन पिकोमीटर, दिस इज द फॉर्मूला। ठीक है। बट इफ ए इज इन सेंटीमीटर, देन दिस विल बी 10 to the power -30, अगर ये सेंटीमीटर में है, और ये अगर ए पिकोमीटर में है। क्लियर है बच्चों। अरे जिसका नहीं है बता दो, एक्सप्लेन कर दूंगा, क्लियर है आगे बढ़ जाऊंगा, क्या परेशानी है सर। ये सम्स मैंने वीडियो में ही बताया था, पीबीएस का है ना ये, देख लो। इतना कहानी नहीं करके, मैं मास डेंसिटी नहीं करके, मैं सिंपल फॉर्मूला यूज करके करता हूँ। इसे देख लेना, कोई डाउट्स होगा आज इवनिंग में मुझसे पूछ लेना, पूरा एनसीईआरटी का एग्जाम्पल आप लोग कर लीजिएगा, जो ऑफलाइन क्लास है इवनिंग में, ठीक है। और जो लोग यूट्यूब में देख रहे हैं वो कमेंट कर दीजिएगा, नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया है, आपको डाउट्स क्लियर कर दिया जाएगा। एंड टेलीग्राम आईडी इज आसिफ मुमताज, स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में मैंने दे दिया है। इम्परफेक्शन इन सॉलिड, अल्ट्रा डिटेलिंग, अल्ट्रा डिटेलिंग में हुआ है सर जी, याद है। सब प्रेजेंट है कि कोई एब्सेंट भी था इसमें। ठीक है, आविष्कार सौम्या, ठीक है ना। ठीक है। चलो थोड़ा सा यूट्यूब का बच्चा लोग के लिए थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। ठीक है। दे आर टू टाइप ऑफ डिफेक्ट, वन इज पॉइंट, अनदर इज लाइन डिफेक्ट। ठीक है। स्टोचियोमेट्रिक डिफेक्ट्स